जय हिंद फ्रेंड्स। साथियों, जय हिंद। नर्चरिंग नॉलेज इन ऑल, सभी में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, ज्ञान का विकास हो, इसी के उद्देश्य से करंट अफेयर्स टुडे 20 मई 2021 आपके सामने प्रस्तुत हैं। आशा करता हूं कि आप सभी इन थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स से आपके ज्ञान कोश को अपार समंदर में तब्दील कर पाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हाँ, आपको बताना चाहूँगा ये सारे करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ पर आधारित होते हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल होंगे। 10 मिनट या 12 मिनट का टाइम देना और 10 से 12 क्वेश्चंस को सीख लेना मेरी समझ में अपने आप में एक उपलब्धि है। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर ये थोड़ा थोड़ा आगे बहुत काफ़ी और सहयोगी होगा आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स टुडे 20 मई 2021। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न है कि कौन सा आर्टिकल है या आर्टिकल 164(3) भारतीय संविधान का किस चीज़ से डील करता है। मतलब कि जो संविधान का जो आर्टिकल 164 है ये किस चीज़ को संबोधित करता है। यह अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल में सरकार बनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ओथ लिए बिना अपने ऑफिस में अटेंड करने की कोशिश करी, या उन्होंने कहा कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली ये आर्टिकल किन चीज़ों से संबंधित है ये बताना है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या ये कानून के समक्ष सबकी समानता को बताता है। या सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है उससे संबंधित होता है। सुप्रीम एक्स मत पढ़िए, सुप्रीम ही है। ओथ बाय स्टेट मिनिस्टर्स, ये राज्य मंत्रियों के द्वारा उनको शपथ से संबंधित है। या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, किसी की सदस्यता की डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ओथ बाय द स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्रियों के द्वारा शपथ। आर्टिकल 164(3) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये बताता है कि बिफोर एक कोई भी मंत्री जो अपने ऑफिस में एंटर करता है तो उसको एक गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा एक शपथ जरूर दिलवानी चाहिए। इसी को ये आर्टिकल सपोर्ट करता है और उसी की व्याख्या करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना देख लीजिए। इसका मुख्य पृष्ठ ऐसा है, बहुत लोग देख भी चुके होंगे। फिर भी कौन सा ऐसा देश है जिसमें करीबन 300 सालों के बाद सारस पक्षी वापस लौट के आया है। ये देश है आयरलैंड, इंडिया, मलेशिया या फिलीपींस। इनमें से कौन सा एक देश है जिसमें 300 साल के बाद ये सारस पक्षी वापस आया है। हालांकि आपको बता दूं, सारस पक्षी जो है भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी भी है। इसका उत्तर है आयरलैंड। एक्चुअली ये क्रेन्स जो हैं, सारस जो हैं, वो आयरलैंड में एक्सटिंक्ट मानी गई थी 1700 में, पर फिर भी इन 300 साल बाद इन्होंने वापसी करी है आयरलैंड में। ये रहे पक्षी। बेसिकली आयरलैंड में विंटर्स में पक्षी नज़र आता था, पर जब ये ब्रीडिंग का सीज़न होता उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आता था। ये करीबन 300 सालों के बाद में दोबारा से ब्रीडिंग के लिए आयरलैंड पहुंचा है, इसलिए आजकल सुर्खियों में है। एक जगह है हेलमांड, वो आजकल न्यूज़ में काफ़ी रहा था। तो ये हेलमांड जो प्रांत है कहाँ का है, किस देश का है। क्या ये पाकिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान का है, उज़्बेकिस्तान का है या अफ़गानिस्तान का है। सही उत्तर है अफ़गानिस्तान। यहाँ पर फाइट चल रही है गवर्नमेंट एजेंसीज और तालिबान के बीच में। तो ये जो लड़ाई दोबारा से शुरू हुई है वो हेलमंड प्रांत में ही शुरू हुई है। 3 दिन के लिए यहाँ सीज फायर किया गया था। रमज़ान के पवित्र महीने के बाद में जो त्यौहार होता है ईद उल फित्र, उसके दौरान में। हेलमंड जो है बहुत बड़ा प्रोविंस है, अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक। पॉपुलेशन और एरिया की वजह से ये लार्जेस्ट प्रोविंस भी माना जाता है। 34 प्रांत जो अफगानिस्तान के हैं उनमें से। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे इनटू हेलमांड विद द वॉकिंग डेड, यू विल कम टू नो लॉट मेनी स्टोरीज। बहुत सारी कहानी के बारे में आपको पता चलेगा कैसे लड़ाई और संघर्ष का जीवन वहाँ पर है। कौन सी संस्था है जिसने ओशियानस एक्सप्लोरर को डेवलप किया है। एक्यूवेदर ने किया है, नेशनल वेदर सर्विस ने किया है,
नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है या वेदर अंडरग्राउंड ने किया है? सही जवाब है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको NOAA भी कहा जाता है। एक्चुअली ओशियानोस एक्सप्लोरर एक प्रकार का समुद्री जहाज है जिसको NOAA ने बनाया हुआ है। फुल फॉर्म मैं आगे ज़रूर बताता, पर इसके विकल्पों में इसकी फुल फॉर्म लिखी है। NOAA का मतलब है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली फ्लोरिडा से निकला है जहाज और ये अंडर वाटर व्हीकल भी इसके साथ में है। तो ये वहाँ से मौसम के बारे में जानकारी और समुद्र में क्या क्या हलचलें हो रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेगा। ये रहा, आप जहाज को इसमें देख सकते हैं जिसके ऊपर विभिन्न तरह के उपकरण लगे हुए हैं मौसम संबंधी। हाल ही में न्यूज़ में एक ऐसी जगह कहीं पर देखी गई है जिसमें प्लीस्टोसीन एरा की जो रॉक पेंटिंग्स हैं इनकी डेटिंग 45,000 से 20,000 साल की लगभग की हैं या उनके पहले की हैं, उनको देखा गया है। तो वो जगह कौन सी है, कहाँ पर देखा गया है प्लीस्टोसीन एरा? ये देखा गया इंडोनेशिया में। प्लीस्टोसीन एरिया जो है एरा जो है ये कुछ नहीं तो 17,000 साल से पहले और उसके पहले कुछ 25 लाख साल इनके बीच का जो दौर होता है उसको प्लीस्टोसीन एरा बोला जाता है। ये वो टाइम है जब बोलते हैं कि धरती पर पूरी हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई थी, पहले के जो प्राणी थे वो ख़त्म हो रहे थे या फ्रीज हो गए थे या वो जीवाश्म बन गए थे। इनकी डेटिंग बैक 1000 ईयर्स की गई है और इनको लोकेटेड किया गया है सदर्न सुलावेसी, एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसमें। और यहाँ के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बोला है कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है धीरे धीरे वो इस प्रकार की ह्यूमन हेरिटेज को ख़त्म भी कर रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा एक चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें किस प्रकार का उस टाइम का जीवन हुआ। इस मात्र चित्रण है, कोई एक्चुअल फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है। अगला प्रश्न, मैग्नोमीटर कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है जो कि बहुत लो कॉस्ट में है, भरोसेमंद है, रिलायबल है मतलब, और रियल टाइम मेजरमेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड का? तो वो संस्था का नाम क्या है? क्या वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है या बोस इंस्टीट्यूट है या SN नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है? उत्तर की ओर बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म इस मुंबई में है, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में है और SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज वो भी कोलकाता में है। सही उत्तर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RRI बोलते हैं। इसके जो रिसर्चर्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निर्देशन में कार्य करते हैं। इन्होंने ऐसा मैग्नोमीटर बनाया है। देखिए, मैग्नोमीटर इस प्रकार का यंत्र होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि इस तीव्रता का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? राजीव मलिक, हेथर ब्रेश, जो मांगशन, नीरा टंडन? सही जवाब है नीरा टंडन। नीरा टंडन एक भारतीय अमेरिकी मूल की नागरिक हैं। उन्होंने सीनियर एडवाइज़र फॉर हेल्थ रिफॉर्म्स US के एडवाइज़र के तौर पे भी काम किया हुआ है। इससे पहले अभी वो व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइज़र के तौर प्रेसिडेंट बिडेन के साथ नियुक्त हुए हैं। ये रहा व्हाइट हाउस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which organization has launched an innovation challenge for the development of an Indian language learning app? कौन सी ऐसी संस्था है जिसने एक इनोवेशन चैलेंज दिया है कि भाई भारतीय भाषाओं को सीखने वाली एप्लीकेशंस बनाई जाए मोबाइल पर? दुनिया भर की एप्लीकेशंस की होती हैं अपने पास में, तो कहा भैया हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको भी सिखाने की कोई एप्लीकेशन बताओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एप्लीकेशंस का उपयोग करके अपने राज्य, अपने प्रदेश या अपने देश की विभिन्न भाषाओं की जानकारी ले सकें। तो इनके विकल्प हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT। सही जवाब है इसका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन।
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है कोलैबोरेशन किया है माई गवर्नमेंट के साथ में। माई गवर्नमेंट ऐप आपको पता है, माई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट भी होती है उसके साथ ही उन्होंने कोलैबोरेशन किया है और इसको एक एप्लीकेशन जो कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार करेगी और लोगों तक पहुंचाएगी, उसको सीखने की विधि पहुंचाएगी, उसके लिए एप्लीकेशन बनाई जा रही है। इसमें जो 3 विनर होंगे जो इस एप्लीकेशन को बना लेंगे सबसे अच्छे से, उनको फंडिंग करेगी भारत सरकार। तो जो नंबर 1 पे अच्छी ऐप बनाएगा सबसे पहले वो उसको 20 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 10 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर आने वाले को 5 लाख रुपए की फंडिंग दी जाएगी, जो कि एक ऐप्स को अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इनके सहयोग से बनाई गई है। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज नेम्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हैज डेवलप्ड इन द अरेबियन सी। हाल ही में एक तूफान आया हुआ है अरेबियन सी में जिसको नाम है ताउते बोलते हैं इसको। आप ऐसे भी बोल सकते हैं भैया TAU ताऊ की KTAE ताऊ कतई बोल दीजिए, ठीक है। ताऊ कतई नहीं बोलना है, आपने बोलना है ताउते, इसका नाम ताउते ही नाम है। तो ये किस देश ने इसका नाम रखा है? इंडोनेशिया ने, जापान ने, म्यांमार ने या पाकिस्तान ने? सही जवाब है म्यांमार ने। ताउते का मतलब होता है गेको। गेको एक जीव होता है, बड़ी छिपकली होती है जो बहुत ज़्यादा बोलती भी रहती है, एक प्रकार की साउंड करती रहती है, कहीं भी बोलती रहती है। और ये जो नाम है तूफान का, ये डिसाइड किया गया एक पैनल है 13 देशों का। बेसिकली ये सारे देश हिंद महासागर से लेकर अरब महासागर तक फैले हुए हैं, उन्हीं में वो देश हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये काफ़ी देश हैं। जो 13 देश हैं वो आगे मैं किसी वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा डिटेल में अपने इस साइक्लोन के बारे में, ताउते के बारे में, तो ज़रूर मैं आपको इसमें डिटेल्स में बताऊंगा। हालांकि अभी आप इसी को जानिए कि ताउते जो नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो म्यांमार कंट्री की ओर से प्रपोज किया गया था, जिसको 13 कंट्रीज़ का जो पैनल था उसने ये नाम रेकमेंड किया। और एक्चुअल में ताउते का मतलब गेको होता है। गेको एक प्रकार की छिपकली होती है जो बहुत आवाज़ करती है। देखिए ताउते से कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठी हुई हैं, समथिंग लाइक सुनामी जैसा ही कुछ लग रहा है। हाँ, सुनामी वैसे इससे बहुत ऊपर था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है विच इज़ कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम? ये वेरिजॉन कम्युनिकेशन है या निपॉन टेलीग्राफ है एंड टेलीफोन, या रिलायंस कम्युनिकेशन है या रिलायंस जियो है? उत्तर की ओर आगे बढ़ूँ उसके पहले तो कुछ बता दूं कि वेरिजॉन कम्युनिकेशन और निपॉन टेलीग्राफ, वेरिजॉन कम्युनिकेशन जो है वो US का है, निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन जापान का है, रिलायंस कम्युनिकेशन भारत देश का है और रिलायंस जियो भी भारत देश का है। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो में बहुत डिफरेंस है। रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, जबकि रिलायंस जियो एक सेपरेट एंटिटी है जो कुछ हद तक संबंधित है रिलायंस इंडिया लिमिटेड है। इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। ये जो है भारत को एशिया पैसिफिक, जिसकी मुख्य मार्केट हैं, बाजारें हैं सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, उनसे जोड़ेगी और उसके साथ साथ में यूरोप में इटली तक भी जाएगी। इसके 2 टर्म्स दिए गए हैं IAX, इंडियन एशियन एक्सचेंज और इंडियन यूरोपियन एक्सचेंज। तो इटली और अफ्रीका के साथ होते होते ये इंडिया से इटली तक कनेक्ट करेगा, अफ्रीका के साथ होते हुए दूसरी तरफ मलेशिया, थाईलैंड होते सिंगापुर की तरफ कनेक्ट करेगा और कुल मिला के ये जो है पूरी धरती को कवर कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। इसके स्टैब्लिश होने के पश्चात कुछ नहीं तो आपको 200 टेराबाइट पर सेकेंड की कैपेसिटी मिलेगी इंटरनेट स्पीड में और करीबन 16,000 किलोमीटर का ये एक्सेस होगा। ये देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर आपके समक्ष दोबारा से आऊँगा बहुत अच्छे और जानकारी भरे प्रश्न लेकर के। और आप ध्यान दीजिए, अभी ये शुरुआत हुई है इस चैनल की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे से अच्छे प्रश्न इसमें डालता रहूँगा जो कि हाल ही की घटनाओं के होंगे, जो एक निश्चित दिन की घटनाओं के होंगे। और अगर आप इसको फोकस सुनते रहेंगे, सिर्फ आप सुनिए और इसको बस याद रखिए। 2 बार अगर आप 2 या 3 बार इसको सुन लेते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन में तो 10 क्वेश्चन याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है और आपके दिमाग में ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएंगे, बैक इन द मेमोरी रहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू।